आरएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो ध्रुवीयताओं के अंत की। शीत युद्ध के दौर के बाद के चरणों में दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ी और उसी को लेकर आगे परिणाम ये हुए कि सोवियत संघ का विखंडन हो गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विखंडन हुआ। तो आइए कैसे और किस तरह से सोवियत प्रणाली का प्रसार हुआ और किन कारणों की वजह से सोवियत संघ का विखंडन हुआ, उन कारणों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बर्लिन की दीवार की। बर्लिन की जो दीवार है वो 1961 में बनाई गई। 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये दीवार लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही। कितने वर्षों तक खड़ी रही? लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही। 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई वाली ये दीवार थी और बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया, बर्लिन की जो दीवार थी वो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बर्लिन की जो दीवार थी वो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। आखिरकार बर्लिन की जनता ने इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया, गिरा दिया। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। इसके बाद में हम बात करेंगे कि दो ध्रुवीयता क्या है कि विश्व का दो ध्रुवों में, दो गुटों में बढ़ जाना, दो खेमों में बढ़ जाना द्विध्रुवीयता कहलाती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पूर्वी गुट की अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था और पश्चिमी गुट की अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो दुनिया का, विश्व का दो ध्रुवों में बढ़ जाना, दो खेमों में बढ़ जाना दो ध्रुवीयता कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली की, सोवियत संघ की व्यवस्था की हम बात करेंगे। तो सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी उसमें साम्यवादी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? साम्यवादी व्यवस्था थी। सोवियत प्रणाली की जो धुरी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ के अंदर केवल एक ही दल था और वो दल था कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ की जो धुरी थी वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसके अलावा सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। तो ये सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं कि सोवियत प्रणाली कैसी थी। सोवियत प्रणाली में समाजवादी व्यवस्था थी। सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत संघ की या सोवियत प्रणाली की जो अर्थव्यवस्था थी वो योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत थी। इसके बाद में हम बात करेंगे रूस की क्रांति की। रूस की क्रांति 1917 में हुई। रूस की जो क्रांति है वो कब हुई? 1917 में हुई। किसके विरोध में हुई? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में। पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में रूस की क्रांति शुरू हुई। रूस की क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में है। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में ये क्रांति शुरू हुई। व्लादिमीर लेनिन साम्यवाद के प्रेरणा थे। साम्यवाद के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। व्लादिमीर लेनिन ने किस पार्टी का गठन किया? किस पार्टी के वे संस्थापक थे? तो पार्टी थी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के ये संस्थापक थे।
इसके बाद में हम बात करेंगे सोवियत संघ की स्थापना, क्योंकि रूस की क्रांति जो हुई उसके बाद में ही सोवियत संघ अस्तित्व में आया। और तो इस तरह से सोवियत संघ की स्थापना 1917 में हुई। सोवियत संघ की स्थापना 1917 में हुई रूस की क्रांति के बाद में, क्योंकि रूस की क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में शुरू हुई थी और साम्यवादी व्यवस्था के प्रचार प्रसार के लिए ही ये क्रांति व्लादिमीर लेनिन के द्वारा शुरू की गई। सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों में बटा हुआ था। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। और सोवियत संघ में जो सबसे बड़ा गणराज्य था वो था रूस। रूस सबसे बड़ा गणराज्य था। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरी दुनिया के देश कौन से देश थे। दूसरी दुनिया के देशों से क्या से है? तो दूसरी दुनिया के देशों से आज से है कि वे देश जो पूर्वी गुट में शामिल हुए थे, यानी पूर्वी यूरोप के देशों को जिन्होंने समाजवादी गुट को अपनाया था, तो वे देश दूसरी दुनिया के देश कहलाए। दूसरी दुनिया के देशों से तात्पर्य ऐसे देशों के समूह से है जो पूर्वी यूरोप के गुट में शामिल हुए, समाजवादी गुट में शामिल हुए। ऐसे दुनिया के देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव की। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधारों की पहल की थी और इन्होंने 2 नीतियां अपनाई। कौन कौन सी नीतियां अपनाई? कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक सुधार करने के लिए पेरेस्ट्राइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीति अपनाई। और उसी की वजह से सोवियत संघ के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधारों की पहल शुरू हुई और वहाँ की जनता में संप्रभुता और राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। इसके अलावा इन पर मिखाइल गोर्बाचेव पर सोवियत संघ के विखंडन का आरोप भी लगा। सोवियत संघ के विखंडन का आरोप किस सोवियत शासक पर लगा? सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति पे लगा? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे और इन्हीं पर सोवियत संघ के विखंडन का आरोप लगा, क्योंकि इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए 2 नीतियां अपनाई थी, पेरेस्ट्राइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीतियां। इसी वजह से सोवियत संघ में संप्रभुता और राष्ट्रीयता या नागरिकता, खुले विचारों का उदय हुआ और उसी को लेकर सोवियत संघ की जनता में लोकतंत्रीकरण की पहल का उदय हुआ। तो उन्हीं सब कारणों की वजह से सोवियत संघ के विखंडन का आरोप मिखाइल गोर्बाचेव पर लगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि सोवियत संघ के विखंडन के कौन कौन से कारण थे, सोवियत संघ का विखंडन क्यों हुआ, तो उसकी हम बात करेंगे कि सोवियत संघ की व्यवस्था साम्यवादी थी, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी सोवियत संघ का विखंडन किन कारणों से हुआ, तो उन कारणों की हम बात करेंगे। पहला कारण है राष्ट्रीय और संप्रभुता के भावों का उदय हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव के आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की वजह से वहाँ के लोगों में अन्य नागरिकों की तरह जो अधिकार उन्हें मिले हुए थे उनके प्रति रुचि बढ़ी और स्वतंत्र विचारों का भाव उस सोवियत जनता में उदय हुआ और उसी का परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ का विखंडन हुआ। सोवियत संघ का विखंडन 25 दिसंबर 1991 को हुआ। दूसरा, समाजवादी विचारधारा की उपेक्षा। दूसरा जो कारण था सोवियत संघ के विखंडन का वो था समाजवादी विचारधारा की उपेक्षा, क्योंकि समाजवादी विचारधारा ने नागरिकों के अधिकारों, नागरिकों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। इसी वजह से इस समाजवादी विचारधारा का विरोध स्वयं सोवियत संघ की जनता ने किया, उसकी बुराइयां की, उसी वजह से सोवियत संघ का विखंडन हुआ। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही न होना,
क्योंकि सोवियत संघ में एक ही दल था, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी, बल्कि इस पार्टी का तानाशाही शासन इतना बढ़ गया कि जनता ने इस पार्टी और इस शासन व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हथियारों की होड़ और यूरोप के पिछड़े देशों के आर्थिक विकास पर व्यय। सोवियत संघ ने अपना सारा खजाना यूरोप और जो पिछड़े देश थे उन पर इसने व्यय कर दिया, हथियारों की होड़ पर व्यय कर दिया। जब सोवियत जनता समाजवादी व्यवस्था या कम्युनिस्ट पार्टी से सवाल करती तो उन सारे नागरिकों को यही बताया जाता कि सोवियत संघ की व्यवस्था अमेरिका से ज़्यादा तरक्की और उन्नति कर रही है, अन्य देशों के तुलना में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफ़ी उन्नत है। तो सोवियत संघ की जनता को गलत जानकारियाँ दी गई और उसी की वजह से सोवियत संघ की जनता स्वयं साम्यवादी व्यवस्था के विरोध में ही खड़ी हो गई। तो ये भी सोवियत संघ के विखंडन का एक कारण हुआ। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचोव के सुधार ये प्रमुख कारण बने सोवियत संघ के विखंडन के। इसके अलावा सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था और नौकरशाही के शिकंजे के कसते जाने की वजह से जनता के प्रति, जनता की नीतियों के प्रति शिथिलता आई और इसी वजह से जनता में सरकार के प्रति नकारात्मक छवि उत्पन्न हुई और इन सभी कारणों की वजह से सोवियत संघ का विखंडन हुआ। अब हम बात करेंगे कि सोवियत संघ के विखंडन के बाद में क्या बदलाव आए, क्या परिणाम निकले। तो सोवियत संघ के विखंडन के बाद जो नई परिघटना सामने आई वो थी शीत युद्ध का अंत। यानी शीत युद्ध का जो दौर था, दोनों महाशक्ति के बीच में जो वाक युद्ध, जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था, वो अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके अलावा दूसरा जो परिणाम हुआ वो हुआ दो ध्रुवीयताओं का अंत। जो विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, अब पूरे विश्व में केवल एक ही महाशक्ति का उदय हुआ, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी विश्व के अंदर एक महाशक्ति का उदय हुआ और दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हुआ। इसके अलावा हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों महाशक्तियों में अस्त्र शस्त्र के निर्माण और प्रक्रिया की होड़ मची हुई थी। विश्व के देशों में अस्त्र शस्त्र देने, तकनीकी और सक्षम प्रणाली बनाने की ये होड़ सोवियत संघ के द्वारा और अमेरिका द्वारा जो शुरू की गई उसका समापन हुआ। इसके अलावा एक महाशक्ति का उदय हुआ। कौन सी महाशक्ति विश्व के सामने महाशक्तिशाली बन के उभर के आई, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका विश्व के अंदर एक महाशक्ति के रूप में उभर के आई। तो ये एक बड़ा परिणाम हमें देखने को मिला। इसके अलावा अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, तो कई सारे नए गणराज्यों का उदय भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। इसके अलावा पूंजीवादी विचारधारा का उदय हुआ। पूंजीवादी विचारधारा का जो प्रभाव था, जो वैभव था, उसके अंदर वृद्धि हुई। तो इस तरह से सोवियत संघ के विखंडन से प्रमुख परिणाम ये निकल के सामने आते हैं। धन्यवाद।